Hello everyone, myself Nishtha and I'll be teaching chemistry on this platform. Please do subscribe this channel for more educational videos. You can also send me any query related to the topic in the comment box. Please do like and share with your friends. So today I'm going to tell you about the examination pattern of CBSE science exam and the part that is covered in chemistry. It will be of how much weightage, what are the tips to get good marks, etc. and etc. So let us start with, first of all, what are the exam details? The exam will be conducted for 3 hours and MCQ based questions will also be included. पहले क्या होता था, MCQ बेस्ड क्वेश्चंस एक या दो ज़्यादा से ज़्यादा आते थे, बट अब MCQ बेस्ड क्वेश्चंस की मार्किंग को बढ़ा दिया गया है, वो ज़्यादा आएंगे ताकि स्कोरिंग ज़्यादा हो सके. नेक्स्ट इज मार्किंग डिटेल्स. In MCQs questions, only one correct option will be provided. अब होगा क्या, जो MCQs होंगे उसमें 4 ऑप्शंस होंगे जिसमें से एक ऑप्शन ही करेक्ट होगा. तो यू हैव टू राइट दैट करेक्ट वन ओनली. अगर आप एक से ज़्यादा ऑप्शन वहाँ पे आंसर में लिखाओगे देन यू विल गेट 0 मार्क. नो मार्क विल बी गिवन. Second thing, it is important to note that the student should present their answer according to the marks. ये ज़रूरी नहीं है कि अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है तो आप उसके लिए पूरा पेज फिल करो. You have to attempt the question according to the marks. For example, if it is 2 mark question, you have to write only 30 words. If it is 5 mark question, you are to write only 70 words maximum. And in 3 mark question, you are to write only 50 words. So, you have to attempt the question according to the marking scheme. अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है तो उसको उतने ही पार्ट में आपको उसको कंप्राइज करके ख़त्म करना है, और अगर 5 मार्क का है तो उसकी लेंथ को इंक्रीज़ करना है बाय प्रोवाइडिंग डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स एक्सेट्रा. आप 5 मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकते हो. पर अगर टू मार्क में या 1 मार्क में क्वेश्चन आया है तो टू द पॉइंट जो चीज़ पूछी है वही चीज़ आपको उसका आंसर देना है. ये नहीं कि आप उसमें और भी एक्स्ट्रा चीज़ें डाल दो, उसका कोई मार्क आपको नहीं मिलेगा, जबकि आपका जो टाइम होगा दैट विल बी वेस्टेड. The board exam of science will have a total of 80 marks. अब 80 marks total exam होगा आपका फाइनल, जिसमें स्टूडेंट को पास होने के लिए कितने परसेंट मार्क्स चाहिए? 33%. 33% of 80 marks you need to pass in the paper, and this is very easy to achieve. अगर आप ईज़ी मेथड से पेपर अटैम्प्ट कर रहे हो, MCQ से मार्क्स बड़े अच्छे आ जाते हैं, डायग्राम से मार्क्स बहुत अच्छे आ जाते हैं, इक्वेशन से मार्क्स बहुत अच्छे आ जाते हैं, तो ये 33% स्कोर करना इट इज़ वेरी ईजी. नाउ नेक्स्ट, मोर नंबर ऑफ MCQ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड. MCQ क्वेश्चंस ज़्यादा डले हैं जिससे कि पेपर जो है लेंथी कम होगा और स्कोरिंग उसमें ज़्यादा आ सकेगी. सिर्फ एक ऑप्शन को आपने टिक लगानी है जिससे आपका करेक्ट मार्क्स मिल जाएंगे. लेवल ऑफ दीज क्वेश्चंस आर एक्सपेक्टेड टू बी टफर. अब ये नहीं है कि MCQ हैं तो बड़े इजी MCQs आएंगे, इनका जो लेवल होगा थोड़ा सा इंक्रीज़ होगा क्योंकि मार्क इसमें ईजिली मिल जाएगा, तो इसका लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया जाएगा. CBSE board will provide more internal choice in the question paper.
ओवरऑल आपके क्वेश्चन पेपर में कोई चॉइस नहीं होगी। ये नहीं होगा कि क्वेश्चन पेपर में की स्टार्टिंग में लिखा हुआ अटेम्प्ट एनी 20 क्वेश्चंस, 30 दिए हो अटेम्प्ट एनी 20, दिस इज़ अ ओवरऑल चॉइस। बट होगा क्या, ओवरऑल चॉइस कोई प्रेजेंट नहीं होगी, बट इंटरनल चॉइस जो है वो 33% होगी। पूरे पेपर की 33% आपकी इंटरनल चॉइस होगी। इंटरनल चॉइस का क्या मतलब है, फॉर एग्ज़ाम्पल क्वेश्चन नंबर 27 है, उसमें आपको 2 क्वेश्चंस दिए होंगे, उन 2 में से आपने एक करना। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 25 है, तो इनमें से 2 में से आपने एक करना हो। तो ओवरऑल कोई चॉइस नहीं होगी, बट 33% इंटरनल चॉइस, हर एक क्वेश्चन में, कुछ क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस दी जाएगी 33% क्वेश्चंस। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी 30 क्वेश्चंस टोटल होंगे। अब वो 30 को हम कैसे डिवाइड करेंगे, पहले 27 आते होते थे, अब जो है उसका नंबर बढ़ा दिया गया ड्यू टू MCQs टू 30। अब इन 30 क्वेश्चंस को डिवाइड किया गया 3 सेक्शंस में। फर्स्ट इज सेक्शन ए। सेक्शन ए में क्या होगा, ये मैं अभी आपको ओवरऑल साइंस का एग्ज़ाम समझा रही हूँ, धीरे धीरे हम केमिस्ट्री पे आते हैं। सेक्शन ए में 14 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। 14 ऑब्जेक्टिव टाइप। अब ऑब्जेक्टिव टाइप मीन्स वेरी शॉर्ट, वन वर्ड आंसर्स भी हो सकते हैं, इसमें MCQs भी होंगे और रीजनिंग भी आ सकती है 1 मार्क ओनली। जो 1 लाइन क्वेश्चन है, 1 वर्ड क्वेश्चन हैं, या 1 ऑप्शन जिनका करेक्ट है, जिनको हम MCQs कहते हैं, तीनों टाइप के क्वेश्चन सेक्शन ए में होंगे। और कितने क्वेश्चंस होंगे सेक्शन ए में, टोटल 14 क्वेश्चंस, जिनको हम ऑब्जेक्टिव टाइप कहते हैं, जो 1 मार्क के होंगे ईच। नाउ सेक्शन बी। सेक्शन बी में 10 वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ऊपर जो थे सेक्शन ए में वेरी शॉर्ट थे, बट दे वर 1 वर्ड और 1 लाइन क्वेश्चंस, बट यहाँ बिकॉज दे वर ऑफ 1 मार्क ओनली। नाउ हेयर द मार्क्स विल बी 3 मार्क ईच। तो ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चंस होंगे 3 मार्क्स के। उसके बाद सेक्शन सी में 6 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। 6 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, जिनमें हर एक क्वेश्चन की वेटेज क्या आएगी, 5 मार्क। इनमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री, जो बायो है, उनको डिवाइड किया गया है। वो कैसे, आई विल टेल यू। अब जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें 2 कंपोनेंट्स है बेसिकली। विच 2 कंपोनेंट्स, वन इज़ बोर्ड एग्ज़ाम, जो थियोरी का एग्ज़ाम होगा हमारा 80 मार्क्स का, एंड सेकेंड इज़ इंटरनल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट मीन्स जो हमारी स्कूल वाले हमारी लगा के सेंड करते हैं बोर्ड को। अब वो इंटरनल असेसमेंट जो है दैट इज़ ऑफ 20 मार्क्स। तो 80 और 20 को जब आप प्लस करोगे तो इट विल बिकम 100 मार्क्स टोटल। तो जो ये 20 मार्क्स हैं, ये आप बड़ी इजीली गेन कर पाते हो, बिकॉज स्कूल में हम सारा साल जो है ये गेन कर लेते हैं। अब ये कैसे करेंगे, ये टर्न बाय टर्न हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ अब जो बोर्ड का एग्ज़ाम 80 मार्क का है, उस 80 मार्क में से 25 मार्क की केमिस्ट्री आपकी आएगी। सो वेटेज फॉर द बोर्ड एग्ज़ाम इज़ 25 मार्क्स। और उसमें क्या पार्ट आएगा हमारा, केमिकल सब्सटेंसेस, जिनका नेचर एंड बिहेवियर। दिस इज़ द ओवरऑल सिलेबस का हेडिंग, जिसको हम एक यूनिट बोलते हैं। ये यूनिट में उन्होंने क्या क्या कवर किया है, केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर। केमिकल सब्सटेंसेस का नेचर एंड बिहेवियर, जो आपके NCERT में 5 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट 5 चैप्टर्स दे आर ऑल कवर्ड इन दिस 25 marks. Later on we will discuss about the syllabus in detail also, but till now you have to set your mind that chemistry कितने marks की आएगी, 25 mark की। It is very very important for you to know the weightage, to know the type of paper, to know the format of paper, pattern of paper, so that you can easily achieve marks. So this video is very 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 much helpful for you,
as well as for your friends. So do like it and share it to the maximum. Now next, we'll discuss what is the chemistry syllabus, which includes 25 marks. So chemical unit 1, that is chemical substances, nature and behavior. This total syllabus is of 55 periods given in the CBSE, but इससे ऊपर नीचे हो जाते हैं depending upon the speed of the teacher and the speed of the students. So in this unit, the first part, that is chemical reactions and equations, chapter number 1 of your NCERT, जिसमें chemical equation, balanced chemical equation, implication of balanced equation, types of chemical reaction, combination, decomposition, displacement, double displacement, precipitation, oxidation, reduction, corrosion and rancidity. So this part covers your chapter number 1 completely. जो आपका NCERT में चैप्टर नंबर 1 है वो A पार्ट में कवर हो जाएगा. Now chapter number 2, that is acids, bases and salts. Chapter 1 I have already completed in my videos. You can go through it. All the topics given in this syllabus are already being covered by my all videos. Now recently we have started with the chapter 2, that is acids, bases and salts. So in this chapter, various parts are their definition in terms of H positive and OH negative ion. Means what are acid, what are bases, उनकी definition. General properties, examples and uses. Chemical reactions of acids and bases. Concept of pH scale. Definition relating logarithm is not required. ये mention किया गया है कि logarithm वाली इसकी definition required नहीं है. Importance of pH in our everyday life. Preparation and uses of sodium hydroxide, bleaching powder, baking soda, washing soda, plaster of Paris, that is called POP. So this whole B part is covered in the chapter number 2 of your NCERT. Now chapter number 3, that is metals and non-metals. So this chapter covers properties of metals and non-metals, reactivity series, formation and properties of ionic compounds, basic metallurgical processes, corrosion and its prevention. Next chapter is carbon and its compounds, which covers covalent bonding in carbon compounds, versatile nature of carbon, homologous series, nomenclature of carbon compounds containing the functional groups halogens, alcohol, ketone, aldehyde, alkane, alkene and alkyne, etc. Difference between saturated hydrocarbons and unsaturated. Chemical properties of carbon compounds like combustion, oxidation, addition, substitution. Ethanol and ethanoic acid, only properties and uses. And last topic of this chapter is soaps and detergents. So this was the 4th chapter of your NCERT books, that is carbon and its compound. And the last chapter is chapter number 5, that is periodic classification of elements. इसमें क्या क्या टॉपिक हैं? नीड फॉर क्लासिफिकेशन, अर्ली अटेम्प्ट्स एट क्लासिफिकेशन, डॉबनेर का, न्यूलैंड का, मेंडलीव का, ये अर्लियर अटेम्प्ट्स थे. उसके बाद जो अब चल रहा है दैट इज़ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ग्रेजुएशन इन प्रॉपर्टीज़. In this modern periodic table, valency, atomic number, metallic, non-metallic properties. So these 5 parts cover the 25 marks of your chemistry. Now we will discuss कि इसमें level of the questions कैसा होगा. So इस पेपर में 46% demonstrate knowledge and understanding. 46% पेपर ऐसा होता है जो अंडरस्टैंडिंग आपकी और नॉलेज के ऊपर बेस्ड होता है. जो हम लोग नॉर्मली पढ़ाते टाइम अंडरस्टैंड करते हैं और हमारी कितनी नॉलेज है वो टेस्ट करने के लिए होता है. 22% इज़ एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज या कॉन्सेप्ट्स.
कि हमने एक टॉपिक पढ़ लिया, उसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, उसके बेस पे 22% एग्ज़ाम होता है। एंड नेक्स्ट इज एनालाइज, इवेल्युएट एंड क्रिएट। कुछ नया क्रिएट करना, जैसे कि एक्टिविटीज़ होती हैं, किसी चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इवेल्युएशन कर रहे हैं, कोई न्यूमेरिकल निकाल रहे हैं, वो 32 मार्क्स 32% ऑफ योर पेपर होगा। सो इस तरह से पेपर का लेवल जो है वो डिसाइड किया जाता है कि कितने परसेंट किस बेस पे हम क्वेश्चंस को फ्रेम करेंगे। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट इज टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस। ये हमने पहले भी डिस्कस किए, जैसे वेरी शॉर्ट, जिनको हम 1 मार्क क्वेश्चंस बोल रहे हैं, शॉर्ट जिसमें 3 मार्क क्वेश्चन आएंगे। अब जो वेरी शॉर्ट आंसर्स है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप में मैंने आपको बताया 1 वर्ड 1 लाइन और एमसीक्यू। शॉर्ट में असर्शन, रीजनिंग टाइप, रीज़न दे सकते हैं, किसी चीज़ का हमें रीज़न पूछ सकते हैं कि ये चीज़ ऐसी है तो उसका क्या रीज़न है। लॉन्ग आंसर में क्या होता है, सोर्स बेस्ड, किसी का सोर्स, केस बेस्ड, कोई एग्जांपल दे दें केस की, पैसेज बेस्ड, कई बार एक पूरा पैसेज दिया होता है, जैसे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस का आता है, पूरी एक स्टोरी बनाई होती है, पूरी एक डिस्क्रिप्शन होती है जिससे हमें क्वेश्चन के आंसर्स को समझना पड़ता है। इंटीग्रेटेड असेसमेंट क्वेश्चन जो एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं, कई बार क्या होता है एक पार्ट दिया फिर उसके आगे दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, तो इस तरह से भी उसमें डिवीज़न की जा सकती है। नाउ जो अब तो ये आ गया हमारे 80 मार्क्स हमने कैसे गेन करने हैं। नाउ इंटरनल असेसमेंट इज़ ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ टू गेन इट। इंटरनल असेसमेंट में आपकी पहली चीज़ आएगी पीरियोडिक असेसमेंट। द पीरियोडिक असेसमेंट विल बी ऑफ 10 मार्क्स। इसमें 5 के 2 पार्ट्स होंगे, वी विल डिस्कस इन डिटेल। सेकेंड इज सब्जेक्ट एनरिचमेंट, दैट इज़ प्रैक्टिकल वर्क 5 मार्क का। एंड थर्ड इज़ पोर्टफोलियो, दैट इज़ ऑल्सो 5 मार्क। अब इन तीनों को हम इन डिटेल बताते हैं कि कैसे आपकी ये मार्किंग जो है स्कूल वाले डिसाइड करते हैं। तो फर्स्ट चीज़ जो हमने करी दैट इज़ पीरियोडिक असेसमेंट। पीरियोडिक असेसमेंट को हम एक तरह से मंथली टेस्ट बोल सकते हैं। सो इट इज़ डन एट रेगुलर इंटरवल्स, कुछ कुछ टाइम के बाद जैसे टेस्ट होते हैं, दे आर द पीरियोडिक टेस्ट्स। सो इट प्रोवाइड्स फीडबैक ऑफ द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। हमें पता लगता है कि सारा साल जो बच्चा है वो कितना गेन कर पाया, किस मंथ में उसके ज़्यादा मार्क्स आए, किस में कम आए, किस सब्जेक्ट में ज़्यादा आए, किस सब्जेक्ट में कम आए। जैसे साइंस को हम फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों में डिवाइड करते हैं, तो हमें पता लग जाता है कि वो बच्चा किस सब्जेक्ट में अच्छा है, उसकी फीडबैक किस सब्जेक्ट में अच्छी है। अब ये जो पीरियोडिक असेसमेंट के 10 मार्क्स हैं, दे आर डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज़ पीरियोडिक टेस्ट ऑफ 5 मार्क एंड सेकेंड इज़ मल्टीपल असेसमेंट ऑफ 5 मार्क। अब जो पीरियोडिक टेस्ट है, टोटल 3 पीरियोडिक टेस्ट, 3 पीरियोडिक टेस्ट जो होंगे हर एक सब्जेक्ट के, जैसे फिज़िक्स का एक, केमिस्ट्री का एक, बायो का एक, आउट ऑफ विच द एवरेज ऑफ 2, जो बेस्ट 2 होंगे उनका एवरेज लेके आपके ये 5 मार्क्स जो हैं वो डिसाइड किए जाते हैं। मल्टीपल असेसमेंट जो है कंसिस्ट ऑफ ओरल टेस्ट। अब इसमें ज़रूरी नहीं कि हम रिटन ही लें, ओरल टेस्ट हो सकते हैं, इंडिविजुअल और ग्रुप वर्क जो हम लोग को प्रोजेक्ट्स वगैरह मिलते हैं, क्लास डिस्कशन जो हमारे ग्रुप डिस्कशन या क्लास डिस्कशन टीचर ओरली सुनता है, फील्ड वर्क, कंसेप्ट मैप्स, ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स, विजुअल रिप्रेजेंटेशन, कि बच्चे की रिप्रेजेंटेशन कैसी है, ये 5 मार्क्स जो हैं इस बेस पे डिसाइड किए जाते हैं। एंड सेकेंड इज सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज़, जिसमें हमने प्रैक्टिकल वर्क बेसिकली बोला था। दिस कंप्राइज अनदर 5 मार्क्स एंड असेसेस द प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट एंड लैंग्वेज स्किल ऑफ द स्टूडेंट्स। जो प्रैक्टिकल वर्क है, प्रैक्टिकल फाइल आपको मिली होगी साइंस की डिफरेंट, उस चीज़ को इसमें असेस किया जाता है। जो आपको प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं पूरे साल में उसको असेस किया जाता है, और लैंग्वेज आपकी किस तरह से इम्प्रूव हो रही है सब्जेक्ट को लेके, उसको इम्प्रूव किया जाता है। अब ज़रूरी नहीं है आप एक क्वेश्चन को एक ही तरह से रट्टा मार के लिख सकते हो, उसकी लैंग्वेज रिप्रेजेंटेशन आपकी अपनी हो सकती है, उतनी ही ज़्यादा अच्छा है जितनी आप अपनी लैंग्वेज को यूज़ करो।
Now next is portfolio, that is of 5 marks. It represent the student work. ये स्टूडेंट का वर्क रिप्रेजेंट कर रहा है, एफर्ट्स क्या किए, प्रोग्रेस, ग्रोथ, अचीवमेंट। ये सारे साल में वो पहले सपोज़ उसके स्टार्टिंग में रिप्रेजेंटेशन या मार्क्स इतने अच्छे नहीं आ रहे थे, धीरे धीरे वो इंक्रीज़ हुआ, उसकी असेसमेंट बढ़ती गई, उसकी क्या प्रोग्रेस है, क्या ग्रोथ है, ये चीज़ डिसाइड करती है पोर्टफोलियो। सो इसमें बेसिकली क्या क्या चीज़ें लेते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर वर्क, कि आप वर्क कैसा कर रहे हो, कंप्लीशन ऑफ गाइडेड वर्क फोकस्ड ऑन करिकुलर ऑब्जेक्टिव्स, जो आपको जिस ऑब्जेक्टिव से जो चीज़ पढ़ाई गई है आप उस पर प्रॉपर फोकस से उसको गाइडेड वर्क को कंप्लीट कर रहे हो या नहीं कर रहे। स्टूडेंट की ग्रोथ कैसी हो रही है स्टार्टिंग ऑफ द सेशन टिल द एंड, एंड इंक्लूजन ऑफ ऑल रिलेवेंट वर्क्स, इसमें आप कोई भी वर्क जो है टीचर डिसाइड कर सकता है जो भी आपको पूरे साल में लिए गए हैं। सो इस तरह से आप 20 मार्क्स इजीली अचीव कर सकते हो अगर आप पूरा साल जो है रेगुलर रहे हो, हार्ड वर्क करते रहे हो, तो ये 20 मार्क्स जो है आपको इजीली मिल जाएंगे। और ये 20 मार्क्स के साथ अगर आप उसमें भी 33% ले लेते हो तो यू कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स, यू कैन ईजिली पास इन द एग्ज़ाम। दिस 20 मार्क्स इज़ फ्री, इसमें कोई आपको एग्ज़ाम नहीं देना, ये जस्ट आपने पूरे साल में जो किया है उसका एक रिकॉर्ड है। अब हमने करना है जो प्रैक्टिकल वर्क हमने बोला सब्जेक्ट एनरिचमेंट में, वो प्रैक्टिकल वर्क में कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स हैं जो केमिस्ट्री में कवर होते हैं, तो वी विल डिस्कस ओनली द प्रैक्टिकल्स ऑफ केमिस्ट्री। सो द लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री आर, फर्स्ट experiment is finding the pH of the following samples by using pH paper or universal indicator। ये चैप्टर नंबर 2 का है। चैप्टर नंबर 2 में pH एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर आएगा, उसकी एप्लीकेशन बेस्ड है कि डिल्यूट HCl में क्या pH होगा, डिल्यूट NaOH होगा तो क्या pH होगा, इथेनोइक एसिड का क्या pH, लेमन जूस का, वाटर का, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्या pH होगा। तो इन सब की pH वैल्यू on the pH paper we have to decide, and we have to make one table on the left hand side of the practical book and decide what are the values by doing the various experiment in your lab। तो इन सब की हमने pH वैल्यू जो है नोट करके लैब में इसको बनाना है। Now second experiment is study the properties of acids and bases HCl and NaOH by the reaction with। इनकी रिएक्शन किससे करनी है, लिटमस सोल्यूशन, ब्लू और रेड दो लिटमस लेने हैं, इन दोनों पे हमने देखना है HCl में क्या चेंज आया, NaOH में क्या चेंज आया, और जिंक मेटल को जब HCl और NaOH से रिएक्ट कराया तो क्या चेंज आया। दिस इज़ द सेकेंड experiment that is also of chapter number 2, that is acid bases and salts। तो ये फर्स्ट 2 experiments जो हैं आपके किस चैप्टर के हैं, सेकेंड चैप्टर के NCERT के। थर्ड इज नाउ परफॉर्मिंग एंड ऑब्जर्विंग द फॉलोइंग रिएक्शंस एंड क्लासीफाई देम इनटू। कुछ रिएक्शंस नीचे दी गई हैं, ये रिएक्शंस हैं 4। इन 4 रिएक्शंस को आपको इनमें कैटेगराइज करना है कि कौन सी कॉम्बिनेशन है, कौन सी डिकम्पोजिशन है, कौन सी डिस्प्लेसमेंट है एंड कौन सी डबल डिस्प्लेसमेंट है। रिएक्शन क्या है, एक्शन ऑफ वाटर ऑन क्विकलाइन, एक्शन ऑफ हीट ऑन फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स, iron nail kept in copper sulfate solution, reaction between sodium sulfate and barium chloride solution। And this experiment is of chapter number 1। So now experiment number 4 is observing the action of zinc, iron, copper and aluminium metals, सारे metals हैं, ऑन द फॉलोइंग सॉल्ट सॉल्यूशंस। इन सब की हमने रिएक्शन डिसाइड करनी विद जिंक सल्फेट, विद आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। ये करने के बाद रिएक्शंस बताने के बाद अरेंजिंग जिंक, आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी बेस्ड ऑन अबव रिजल्ट। जो ऊपर वाले रिजल्ट हैं उनको देखते हुए हमने इनकी रिएक्टिविटी सीरीज़ बनानी है
कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है कौन कम है, वो तो हमें डिस्प्लेसमेंट से पता लग जाता है। दिस इज़ ऑफ चैप्टर 3rd। नाउ experiment 4 is study of following properties of acetic acid, that is ethanoic acid, किसमें प्रेजेंट होता है, विनेगर में। इनकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करनी है, कौन कौन सी, अडर, स्मेल कैसी है, solubility in water, effect on litmus, reaction with sodium हाइड्रोजन कार्बोनेट। सो ये हमारा जो है चैप्टर नंबर 4 में कवर होगा। तो ये सारे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं ये आपके बुक के जो 5 चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री के, उन्हीं के अंदर उन्हीं की एप्लीकेशंस हैं। नाउ द लास्ट एक्सपेरिमेंट इज स्टडी ऑफ कंपैरेटिव क्लीनिंग कैपेसिटी ऑफ सैंपल ऑफ सोप इन सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। सोप का सैंपल है ना, उसको हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर में उसकी क्लीनिंग एक्शन जो है वो कंपैरिजन करना है हमने। So this is also of chapter number 4. So these are the 5 experiments जो आपका practical work, जो practical file है आपकी, वो cover करेंगे। और ये 5 experiments बहुत easy हैं अगर आपने वो 5 chapter जो हैं वो अच्छे से read किए हैं, अच्छे से पढ़े हैं, तो ये experiments को करना बहुत बहुत easy है। Now the last thing that is very important, टिप्स टू मेक इफ़ेक्टिव प्रिपरेशन। अब पेपर को करने का सबसे इफ़ेक्टिव मेथड क्या है, आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सो इसको वीडियो को सिर्फ देखो ही ना, लाइक और शेयर भी करो ताकि बाकी भी जो है इससे काम ले सके, उनके भी काम आ सके, वो भी इसकी हेल्प से अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएँ। So first tip is read NCERT book thoroughly। NCERT बुक को अच्छे से उसका एक एक पॉइंट, ये नहीं कि उसके जो साइड पे बॉक्सेस में पॉइंट्स लिखे हैं या साइड पे एक्टिविटीज़ बनी हुई हैं उनको छोड़ देना, उसका एक एक पॉइंट जो है वो अच्छे से रीड आउट करना है। कई बार क्वेश्चन डू यू नो वाले बॉक्स में भी आ जाता है, तो वो बॉक्सेस को भी छोड़ना नहीं है, हर एक पॉइंट NCERT का प्रॉपरली कवर करना है। अब NCERT रीड आउट करने के बाद, प्रॉपरली रीड आउट करने के बाद, उसके बाद सेकंड पॉइंट इज़ प्रैक्टिस विद NCERT एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स। जो आपके बुक में प्रॉब्लम्स ऑलरेडी दी हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन पैक एक्सरसाइज, उसके साथ प्रैक्टिस करनी है चैप्टर को रीड आउट करने के बाद। देन द थर्ड पॉइंट इज़ सॉल्व सैम्पल पेपर्स एंड क्वेश्चन पेपर्स। जितने ज़्यादा आप सैम्पल पेपर्स या क्वेश्चन पेपर्स को अपने हाथ से निकालोगे, सॉल्व करोगे, उतना ही आपको पेपर का पैटर्न, प्रैक्टिस ऑफ द क्वेश्चंस उतनी ही ज़्यादा होगी। तो लास्ट ईयर के पेपर्स को डाउनलोड कर लो या कोई बुक ख़रीद लो जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं। बड़ी सारी बुक्स हैं मार्केट में, आप इजीली नेट से भी डाउनलोड कर सकते हो सैम्पल पेपर्स और लास्ट प्रीवियस ईयर्स पेपर। उन पेपर्स को जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने प्रैक्टिस करोगे, अपने हाथ से करने की कोशिश करोगे, उतना ही पेपर जो है आपके लिए इजी बनता जाएगा। आपको टाइप ऑफ द पेपर पता लगता जाएगा कि हमने किस तरह के क्वेश्चंस हमें पेपर में आ सकते हैं। सो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ राइट डाउन द इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस, डेफिनेशंस एंड डायग्राम्स। अब क्या होता है, जब हम पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं तो हमें, जब हम क्वेश्चन करते हैं तो हमें मेन पॉइंट्स उसके जो हैं धीरे धीरे भूलने स्टार्ट हो जाते हैं। बट हमने क्या करना है, पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद उसका एक ब्रीफ जिसमें इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस, उसकी डेफिनेशन, जो मेन पॉइंट्स हैं जो ज़्यादातर आती हैं, लास्ट ईयर पेपर्स आपने देखे हैं उसमें ज़्यादातर जो डेफिनेशंस आई हैं, जो इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस आई हैं एंड डायग्राम्स आई हैं, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, वो जो है आप हर एक चैप्टर को करने के बाद उसके कुछ समरी जो है वो बना के रख लो। ये क्या काम आएगी आपके, ये इस तरह से काम आएगी कि जब आप पेपर फाइनल एग्ज़ाम में पढ़ोगे तो आपको एंड में रिवीजन करने टाइम अगर ये समरी को एक बार ही पढ़ लोगे तो चैप्टर जो है आपके दिमाग में जल्दी फिट हो जाए, क्योंकि उस टाइम पे इतना टाइम नहीं होता कि सारी NCERT एक एक पॉइंट डिटेल में पढ़ते रहो।
तो ये मेन पॉइंट्स अगर आप एंड तक रिवाइज अच्छे से करते जाओगे तो मेमोराइज करना जो है ईजी होता जाएगा, थिंग्स ईजी होती जाएंगी. So this was the all about the exam pattern, examination details and tips to get good marks. You can send me any question related to the exam in this comment box. I'll reply it. So till then, study, watch my videos, like and share it, and next we will discuss in the next lecture. Till then, bye bye. Thank you so much.